गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे आईपीसी में, मेंस्ट्रुआ। तो मेंस्ट्रुआ को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीसी में क्राइम की जगह ऑफेंस टर्म का यूज हुआ है। क्राइम जो टर्म है वो वाइडर है इन कंपैरिजन टू ऑफेंस। क्राइम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट ऑफेंस को कहीं ना कहीं एक जाके उसे डिफाइन किया गया है। जैसे सेक्शन 40 देख लें आईपीसी का, या फिर सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी देखें तो वहां पे ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से ही, जिनको मिलाकर ही एक ऑफेंस बनता है। जैसे सबसे पहला एलिमेंट तो ये होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, क्योंकि ऑफेंस कौन कमिट करेगा? एनिमल तो कमिट करेगा नहीं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग कमिट करेगा। तो सबसे पहला तो ह्यूमन बीइंग हो गया, और दूसरा एलिमेंट हो गया मेंस्ट्रुआ, ठीक है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड हो गया एक्टसरिया, और फोर्थ हो गया इंजरी। तो ये चार चीज जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स होती हैं किसी ऑफेंस या क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने में, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हम देखेंगे वो है मेंस्ट्रुआ। मेंस्ट्रुआ कहीं डिफाइन नहीं है आईपीसी में, ठीक है। टर्म जो ये मेंस्ट्रुआ है ये कहीं डिफाइन नहीं है आईपीसी में। मेंस्ट्रुआ एक स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, मेंस्ट्रुआ एक स्टेट ऑफ माइंड है। अब इस स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या हो गया? स्टेट ऑफ माइंड का मतलब यहां पे इस सेंस में बता रहे हैं कि मेंस्ट्रुआ एक इंटेंट है, एक पर्सन का इंटेंट है, यानी इंटेंशन है। अगर ए को मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ए अगर मान लो बी को मर्डर करता है, ए बी का मर्डर कर देता है, ठीक है, इसके पीछे कोई इंटेंशन होगा? फालतू में तो कोई जाके किसी का मर्डर नहीं कर देगा। एक्सेप्शनल रीजन में अगर देखा जाए तो ए अगर बी का मर्डर करता है तो उसके बिहाइंड कोई इंटेंशन होगा, गिल्टी इंटेंट होगा ए का, ठीक है। तो यही इंटेंशन क्या है? मेंस्ट्रुआ है। मेंस्ट्रुआ टर्म आपको कहीं भी, मतलब आईपीसी के आप सेक्शंस पढ़ें या फिर सीआरपीसी पढ़े, तो वहां पे भी कहीं भी आपको मेंस्ट्रुआ ये टर्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा। या तो लिखा होगा इंटेंशनली, ठीक है, नोइंगली, ऐसा कुछ करके टर्म्स जो है इस्तेमाल किए गए होंगे। तो मेंस का मतलब हो गया स्टेट ऑफ माइंड, और रिया का मतलब हो गया प्रोहिबिटेड बाय लॉ। रिया का मतलब हो गया प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी ऐसा कोई एक्ट जो प्रोहिबिट हो, कहां पे? लॉ में उसे प्रोहिबिट किया हो कि ये एक्ट जो है प्रोहिबिट बाय लॉ हो, और उस स्टेट ऑफ माइंड में वो एक्ट करना जिसमें मेंस्ट्रुआ आता हो। मेंस्ट्रुआ क्या है? इंटेंशन है, गिल्टी इंटेंट है, मेंटल एलिमेंट है, इंटरनल एलिमेंट ऑफ अ पर्सन है, ठीक है, उसी को जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? क्राइम, यानी ऑफेंस। और एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि हर क्राइम या फिर हर ऑफेंस जो हुआ हो उसमें मेंस्ट्रुआ का यूज किया गया हो, यानी गिल्टी इंटेंट रहा हो। कुछ चीजें विदाउट गिल्टी इंटेंट भी ऑफेंस कमिट हो जाता है। तो अगर मेंस्ट्रुआ को दो वर्ड में बताना हो तो इविल इंटेंट या फिर गिल्टी माइंड कह के बता सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जो मेंस्ट्रुआ है वो किसने प्रोपाउंड किया फर्स्ट टाइम? कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुआ जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोपाउंड किया था सेंट ऑगस्टीन ने।
सेंट ऑगस्टीन ने एक लीगल मैगजिम के थ्रू मेंसरिया को समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है मेंसरिया का कॉन्सेप्ट किसने प्रोपाउंड किया था? सेंट ऑगस्टीन ने किया था। और सेंट ऑगस्टीन ने एक लीगल मैगजिम के थ्रू मेंसरिया के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या कहा? रियम लिंगम नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। तो क्या था लीगल मैगजिम? रियम लिंगम नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि नो वर्क, ठीक है, वर्क यानी एक्ट, नो एक्ट इज इलीगल और इमोरल अनलेस इट इज डन बाय अ गिल्टी माइंड। कोई भी एक्ट जो कि इलीगल या फिर इमोरल नहीं बनता जब तक कि उस इंसान का जो कि ये एक्ट कर रहा है गिल्टी माइंड ना हो। यानी गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने में। इतनी सी बात ही जो है ये लीगल मैगजिम के थ्रू जो है समझा रहे थे कि मेंसरिया को क्या कहेंगे, ठीक है। मेंसरिया को समझाया इन्होंने किस चीज में? जिस चीज की मदद से? लीगल मैगजिम की मदद से। अब जो है अगला पहली बार तो इन्होंने प्रोपाउंड कर दिया मेंसरिया के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट टाइम जो है जस्टिस कोक ने प्रोपाउंड किया मेंसरिया को, और उन्होंने भी जो है एक लीगल मैगजिम के थ्रू मेंसरिया को समझाने की कोशिश की। According to him, actus non facit reum nisi mensit ria। इन्होंने क्या बोला लीगल मैगजिम के थ्रू कि एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब हो गया कि एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वाज सो। तो यहां पे भी कोई डिफरेंट बात नहीं कही उन्होंने। यहां पे भी उन्होंने, उनका मोटिव क्या था समझाने का कि एक्ट जो है वो खुद में एक मैन, जो एक पर्सन है, उसे गिल्टी नहीं बना सकता जब तक कि उसका इंटेंट गिल्टी माइंड ना हो। तो उन्होंने कोई डिफरेंट बात नहीं कही, बस उसी बात को थोड़ा घुमा के दूसरे मैगजिम के थ्रू समझा दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें दोनों के अकॉर्डिंग कि इंटेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटेंशन बहुत जरूरी है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन मेंसरिया एंड एक्टस रिया बोथ आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस या फिर क्राइम। एक्टस रिया भी जो है वो, अभी एक्टस रिया को अलग से हम समझेंगे नेक्स्ट टर्म पे। तो अभी हम मेंसरिया देख रहे थे। तो मेंसरिया और एक्टस रिया दोनों इंपॉर्टेंट है किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए? ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। एक्टस रिया का मतलब यहां पे ऐसे देख ले कि एक एक्ट भी होना चाहिए, यानी ऑफेंस अगर हो रहा है तो कोई एक्ट भी तो होना चाहिए। मर्डर किया तो कोई एक्ट ही तो किया, तो एक्टस रिया भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए और मेंसरिया यानी इविल इंटेंट भी होना चाहिए उसके पीछे। अब कुछ केस लॉज आएंगे इंग्लिश लॉ में। इंडियन लॉ में तो अलग था, इंग्लिश लॉ के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं।
लाइन से केस लॉज आपको मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो आर वर्सेस प्रिंस का केस है। बहुत बार आता है प्री में भी, मेंस में भी, आप इस आंसर में ये तो जरूर डालेंगे। अगर मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आर वर्सेस प्रिंस के बिना जो है आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो आर वर्सेस प्रिंस को अगर हम देखें, यहां पे डिफेंडेंट को जो है मेंस्ट्रिया का कोई डिफेंस नहीं मिला था। अब देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या क्या थे। तो फैक्ट्स यही था कि हेनरी प्रिंस जो थे, ठीक है, हेनरी प्रिंस जो था वो एक अनमैरिड गर्ल को उसके फादर के लीगल कस्टडी से लेते गया था। क्यों ले गया था? विथ इंटेंट टू मैरी हर, विथ इंटेंशन टू मैरी हर, ठीक है। और वो लड़की जो थी वो 16 इयर्स ऑफ एज थी, यानी माइनर थी। क्या थी? माइनर थी। और वैलिड एज क्या होनी चाहिए? 18 साल। तो उसे ऐसा क्या लगा, उसने डिफेंस क्या लिया, हेनरी प्रिंस ने डिफेंस क्या लिया कि सबसे पहला डिफेंस तो ये लिया कि उसने लड़की से इसलिए शादी की क्योंकि उसने बताया था कि उसका एज जो है 18 साल है और वो जो है देखने में भी, ठीक है, वो देखने में भी बड़ी लगती है। ऐसा नहीं है कि उसका एज जो है 16 ईयर या फिर उससे कम लगता है। तो ये उसने जो है प्ली लिया और इसका कोई डिफेंस भी उसको नहीं मिला। नो डिफेंस ऑफ मेंस्ट्रुआ was given to him, ठीक है। नो डिफेंस ऑफ मेंस्ट्रुआ was given to him and he found guilty बिकॉज जो एक्ट उसने किया था वो मेला इनसे था। वो एक्ट अपने आप में ही एक ऑफेंस था, यानी कि इस चीज से समझते हैं, यानी कि माइनर लड़की को उसके फादर के लॉफुल कस्टडी से ले जाना ही जो है वो अपने आप में एक ऑफेंस है, मेला इनसे है। तो इसके लिए वो कोई ये सब प्ली नहीं ले सकता कि मुझे ऐसा रीजन टू बिलीव था कि वो जो है 18 साल से ऊपर की थी या फिर 18 साल की थी या फिर उसने मुझे बताया था। तो इन सब चीजों का प्ली उसे नहीं मिला एंड नो डिफेंस ऑफ मेंस्ट्रुआ वाज गिवन टू हेनरी प्रिंस, ठीक है। तो यहां तक आज हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और केसेस डिस्कस करके फिर एक्टस रिया शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।